आज के मुख्य समाचार। गुरमीत सिंह बने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा हिमाचल प्रदेश के नए प्रदेशाध्यक्ष। केंद्र ने दी आपदा राहत, जयराम ठाकुर। कुत्तों और बंदरों के आतंक के खिलाफ धरना। सड़कें बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू। टूर नहीं भेजने पर छात्रा ने मौत को लगाया गले। चिड़गांव में दलित बालक की मौत पर भड़का रोष। बिलासपुर में हेरोइन की सबसे बड़ी खेप पकड़ी। सीएम ने मोबाइल फॉरेंसिक वाहनों को दिखाई हरी झंडी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने गुरमीत सिंह को अल्पसंख्यक मोर्चा हिमाचल प्रदेश का नया प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है। इस अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भाग लिया। समारोह के दौरान गुरमीत सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर उनका अभिनंदन किया और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। गुरमीत सिंह ने अपने संबोधन में पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि मैं इस जिम्मेदारी को एक सेवा के रूप में देखता हूं और अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा और उनके उत्थान के लिए मैं पूरी निष्ठा से कार्य करूंगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने भी इस अवसर पर गुरमीत सिंह को शुभकामनाएं दी और उनके नेतृत्व में अल्पसंख्यक मोर्चा को और अधिक मजबूत बनाने की आशा जताई। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी इस नियुक्ति को लेकर उत्साह का माहौल दिखाया। मेरा नाम गुरमीत सिंह है और मैं अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आज का जो कार्यक्रम है ये एक तरह का परिचय प्रोग्राम है और अल्पसंख्यक मोर्चे का कार्यक्रम है। यहाँ से शिमला पार्लियामेंट्री के जो लोग हैं वो आए हैं और मंडल के लोग आए हैं और इस कार्यक्रम के जरिए लोगों से मेरा एक परिचय होगा, लोगों से एक पहचान होगी और फिर उसके बाद हम जो है अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जिम्मेदारी में पहले दिन थोड़ी सी नर्वसनेस थी कि भाई पहली बार ऐसा दायित्व मिला, हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ बैठने का मौका मिला और मैं हमेशा ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठते हुए लास्ट बेंच प्रेफर करता था। जब फर्स्ट में आया तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। आज भी मैं कार्यकर्ता हूँ, आगे भी कार्यकर्ता ही रहूँगा, लेकिन मैं अल्पसंख्यक मोर्चे को अपनी एक पहचान दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा और मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक मोर्चा मेरे मित्रों के साथ, मेरे सपोर्टर के साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर अपनी एक छाप जरूर छोड़ेगा। नाहन के गन्नू घाट क्षेत्र में एक 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने की दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। प्रारंभिक जांच के अनुसार मृतक छात्रा 10वीं कक्षा की छात्रा थी और अपने स्कूल द्वारा आयोजित मथुरा टूर पर जाना चाहती थी। जब उसके पिता ने उसे इसकी अनुमति नहीं दी तो वह मानसिक रूप से आहत हो गई और फंदा लगाकर उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई। पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी गई। पिता तरुण कुमार ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि बेटी ने शाम को स्कूल टूर पर जाने की इच्छा जताई थी, लेकिन उन्होंने मना किया। इसके बाद वह मंदिर चले गए और उनकी पत्नी रसोई में व्यस्त थी। जब मां ने बेटी को खाना खाने के लिए बुलाया तो वह अपने कमरे में फंदे से लटकी हुई मिली। परिजन वह आसपास के लोगों की मदद से छात्रा को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की जांच भी की जा रही है। यह घटना न केवल परिवार बल्कि पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि किशोरावस्था में भावनात्मक संतुलन बेहद नाजुक होता है और ऐसे समय में अभिभावकों को बच्चों की बातों को गंभीरता से सुनने और समझने की जरूरत होती है। प्रशासन और शिक्षा विभाग से भी अपेक्षा की जा रही है कि वह बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए। हिमाचल प्रदेश में मानसून की विदाई के साथ ही प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग PWD को राहत कार्यों में तेजी लाने और 15 दिन के भीतर सभी बंद सड़कों को बहाल करने के सख्त निर्देश दिए हैं। प्रदेश भर में अभी भी करीब 300 छोटी बड़ी सड़कें यातायात के लिए बाधित है, जिसमें चंबा, सिरमौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों की सड़कें प्रमुख रूप से प्रभावित है। प्राकृतिक आपदा के कारण इन सड़कों पर भारी मात्रा में भूस्खलन और मलबा जमा हो गया है। कई स्थानों पर पहाड़ियां
फटने से सड़कों को नुकसान पहुंचा है और मलबा नदी नालों तक जा पहुंचा है। सरकार ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से टेंडर जारी कर काम को प्राथमिकता पर पूरा किया जाए। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सड़कों के निर्माण और बहाली कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखना अनिवार्य है। निर्माण कार्य के दौरान संबंधित इंजीनियरों की मौके पर उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर ठेकेदारों व इंजीनियरों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। अगर सड़क के डंगे 1 साल के भीतर उखड़ते हैं तो इसकी जवाबदेही इंजीनियर पर होगी और चार्जशीट तक की कार्यवाही की जा सकती है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि सरकार युद्ध स्तर पर सड़क बहाली के प्रयास कर रही है। 500 से अधिक मशीनें विभिन्न स्थानों पर तैनात की गई है। खासतौर पर सेब प्रमुख क्षेत्रों में बंद पड़ी सड़कों को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि किसानों और बागवानों को नुकसान न हो। सड़कें बंद होने के कारण एचआरटीसी की लगभग 50 बसें पिछले 1 महीने से विभिन्न स्थानों पर फंसी हुई है। इन बसों को सुरक्षित निकालने के लिए पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी मलबा हटाने में जुटे हुए हैं। सरकार ने मलबे को केवल निर्धारित डंपिंग साइट्स पर ही डंप करने के निर्देश जारी किए हैं ताकि पर्यावरण और जल स्रोतों को नुकसान से बचाया जा सके। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता के दौरान राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को हालिया आपदा से निपटने के लिए राहत राशि दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1500 करोड़ की विशेष सहायता की घोषणा की, जिससे प्रदेश को बड़ी राहत मिली है। जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि बिजली बोर्ड सहित कई विभागों में पद समाप्त करने की कोशिश की गई है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष फैल रहा है। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने के कई वादे किए थे, लेकिन अब उन सभी योजनाओं को बंद किया जा रहा है। जीएसटी स्लैब में कटौती को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हर वर्ग को राहत पहुंचाने की ईमानदार कोशिश की, लेकिन इसके उलट हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी कर दी और डीजल पर वैट लगाकर आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की नीतियां जन विरोधी है और इसमें आम लोगों की समस्याएं बढ़ रही है। जी आकर के यहाँ पर 1500 करोड़ रुपए दे करके गए। मैंने अपनी बात कही है, जब से हिमाचल प्रदेश बना है आपदा एक बार नहीं अनेकों बार आई, लेकिन आपदा की घड़ी में कोई प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में आए तो इनका नाम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं, जो आए और सिर्फ उनने दौरा ही नहीं किया, उनने हिमाचल प्रदेश में आकर के 1500 करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान किया है और जो पैसा आ जाएगा। और कांग्रेस के लोग पता नहीं उसके पैसे का इंतजार उनके अपनी जेब में कर रहे हैं। जो जहां आएगा सरकार को पैसा आएगा, सरकार का जहां पैसा आएगा तो मालूम पड़ेगा। और प्रदेश की जनता के बीच में जाकर के मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आपदा का पैसा आपदा प्रभावित लोगों के ऊपर खर्च किया जाए, ना कि सरकार चलाने के ऊपर खर्च किया जाए। इस सरकार में देखिए एक ही चीज, कुछ और चीज तो होने वाली, खत्म करने की प्रक्रियाएं एक नहीं अनेक जगह, संस्थान 2000 से ज्यादा बंद कर दिए, हर जगह टैक्स लगा दिया गया और जीना मुश्किल हो गया गरीब आदमी का। और उसके बाद बेरोजगारों को रोजगार देने की बातें कहते हुए सत्ता में आई थी, जिन्होंने कहा था पक्की नौकरी, 52 साल वाली नौकरी, पेंशन वाली नौकरी, और अब पद समाप्त कर दिए जा रहे हैं। और चाहे वो HPTDC है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे कोई महकमा है, पद को कम किया जा रहा है और समाप्त किया जा रहा है युक्तिकरण के नाम से। नहीं तो सीधे सीधे समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब हिमाचल प्रदेश के लोगों को स्वयं अपने आप को एहसास हो गया है कि बहुत बड़ी चूक उनसे हुई है। देखिए, मैं इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि बहुत ऐतिहासिक फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। 15 अगस्त 2025 को उन्होंने लाल किला से अपने संबोधन में जिक्र किया था कि हम जीएसटी में रिफॉर्म्स के लिए खुले मन से काम करेंगे। और 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है और जीएसटी काउंसिल की बैठक में बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, जिसमें जो टैक्स के स्लैब है वो 12 और 18 के थे, वो तो पूरी तरह से समाप्त कर दिए। 12 और 28 के थे, वो पूरी तरह से समाप्त कर दिए। और उसके बाद नई दरें जो है, नए स्लैब 5 और 18 के स्लैब को शुरू किया गया है। और उसके कारण बहुत बड़ी राहत जो है व्यापारियों को भी, मध्यम वर्ग के लोगों को भी, गरीब लोगों को भी पूरे देश भर में मिलेगी।
और उसी के तहत एक बहुत बड़ा फैसला था, जो सीमेंट में जीएसटी 28%, 28% लगता था, उसको घटा करके 18% की, यानी कि 10% की कटौती की, कमी की उसमें। एक तरफ से ये फैसला प्रधानमंत्री जी देश के लोगों को राहत देने के लिए करते हैं, गरीब लोगों के लिए मदद करने के लिए करते हैं, ताकि वो भी अपना घर बना सके, वो भी काम कर सके, वो भी अच्छे इसमें रह सके। और दूसरी तरफ से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने फैसला किया लिया कि प्रदेश के अंदर जो है टैक्स लगा करके, एजीटी जो है वो लगा करके उसमें और बढ़ोतरी कर दी, यानी कि जो सीमेंट का एक बैग में जो कीमत का जो असर आएगा वो 6 रुपए प्रति बैग से ज्यादा पड़ेगा, यानी कि महंगा हो जाएगा। इसलिए मोदी जी देश के लिए राहत दे रहे हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो प्रदेश के लोगों के लिए राहत के बजाय उनको और ज्यादा तकलीफ, उनको और ज्यादा परेशानी दे रही है। शिमला नागरिक सभा ने आवारा कुत्तों और बंदरों के बढ़ते हमलों के खिलाफ जिला आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सभा का कहना है कि इन जानवरों के हमलों से आम जनता में डर का माहौल है और नगर निगम केवल कागजी कार्यवाही कर रहा है। धरने के दौरान नागरिक सभा ने जोर देकर कहा कि बार बार नगर निगम में चर्चा तो होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस नीति नहीं दिखाई दे रही। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि कुत्तों और बंदरों को लेकर एक स्पष्ट और प्रभावशाली नीति बने जो वास्तविकता में लागू हो और जनता को राहत मिले। सभा का सुझाव है कि खूंखार कुत्तों को शहर से हटाकर सुरक्षित केंद्रों में रखा जाए, बंदरों की वैज्ञानिक तरीके से संख्या नियंत्रित की जाए और पशु प्रेमियों को कुत्तों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर जानवरों को खाना खिलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग भी उठाई गई है। पब्लिक प्लेसेस पर कुत्ते बंदरों को खाना देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पब्लिक प्लेसेस पर कुत्ते बंदरों को खाना देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पब्लिक प्लेसेस पर कुत्ते बंदरों को खाना देने वालों पर कार्रवाई करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। शिमला नागरिक सभा के प्रधान हूँ मैं और मेरे साथ विवेक कश्यप जो जनरल सेक्रेटरी हैं शिमला नागरिक सभा के, और हमारे बाकी जो साथी हैं वो हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आज जो ये धरना है नागरिक सभा कुत्ते और बंदरों की जो बाइट्स हैं उसके ऊपर कर रही है, और हमारे बीच में हमारे सम्मेलन के काउंसलर वीरेंद्र ठाकुर जी भी हैं। और आज इस इशू को जो आज एमसी का हाउस हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इस इशू को एमसी में भी उठा रहे हैं। जैसे कि हमने डिसाइड किया अपनी कार्यकारिणी में, आज के दिन हम सब लोग जितने भी काउंसलर्स हैं, मेयर है, डिप्टी मेयर है, जॉइंट कमिश्नर है, सबको ये मेमोरेंडम दे रहे हैं सो दैट कि इस इशू पे एमसी गंभीरता से इसको ले, क्योंकि इस इशू को गंभीरता से लेने के लिए वजह जो है वो ये है कि शहर के अंदर चाहे ये मंकी बाइट है, डॉग बाइट है और इवन कैट बाइट्स, अभी अगस्त का अगर इशू हम देखें, अगस्त में कैट बाइट का नंबर 50 है। इसका मतलब घरों में बहुत लोग कैट्स को पाल रहे हैं। और कुत्ते और बंदरों का जो आतंक है, जो हम चाहते हैं कि इसके लॉगर्स बने, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश बने हैं, और उसके साथ साथ जो ये बंदरों वाला इशू पिछली बार जैसे हम जॉइंट कमिश्नर को मिले थे, वो बोलते हैं ये वाइल्ड लाइफ के अंदर आता है, बट आता तो एमसी के अंडर है ना। उनको इसका कॉन्विजेंस हाउस में लेना चाहिए और इसके तरफ इसको किस तरीके से चेक करना है वो एक कंक्रीट स्टेप्स के साथ लेना चाहिए। ये मुद्दा अगर हम ऑल ओवर इंडिया देखें, ऑल ओवर हिमाचल देखें, इसके नंबर्स बहुत बड़े हैं और इसमें ये बढ़ते ही जा रहे हैं। चाहे वो अगर हम ले 21 में 15,000 थे, 22 में 21,000 हो गए, 23 में 22,000 हो गए ऑल ओवर हिमाचल डॉग और कुत्तों के बाइट्स के नंबर। तो ये बड़ा इशू शिमला में तो है ही है, ये ऑल ओवर स्टेट का इशू है। तो शिमला से अगर ये पहल करेगा एमसी, और ऐसे तो हम चाहते हैं कि एमसी पॉजिटिव पहल आज करने की उम्मीद है हमारे को, अगर ये पहल पॉजिटिव रहेगी इसमें और भी लोगों को जोड़े, क्योंकि आज चाहे ये स्कूल के बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं, माल रोड पे जो घूम रहे फिर रहे हैं टूरिस्ट लोग, उन सबको ये अटैक करते हैं।
तो इस पे कंक्रीट हम उम्मीद करते हैं कि आज एमसी अपने हाउस की मीटिंग में इसको कंक्रीटली कोई ना कोई दिशा इसमें देंगे और उम्मीद करते हैं कि अगर इस पे कंक्रीट स्टेप हो गई हमारी पूरी सपोर्ट रहेगी इस इशू पे, क्योंकि हम शहर के लोग हैं, शहर में हम रहते हैं और इस शहर को हमने बचपन से देखा है और इनका जो नंबर है, चाहे वो डॉग बाइट्स है, मंकी बाइट्स है, ये हर महीने बढ़ रहा है, तो इसको चेक करना पड़ेगा। ये हमारी सबमिशन। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में घुमारवीं पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए अब तक की सबसे बड़ी हेरोइन चिट्टा की खेप पकड़ी है। बलोह टोल प्लाजा के पास 4 लेन पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने 2 युवकों को पकड़कर उनके कब्जे से 518.4 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने शक के आधार पर एक गाड़ी को रोका और तलाशी के दौरान उसमें सवार 2 युवकों से यह मादक पदार्थ बरामद किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान राहुल 20 वर्षीय पुत्र हंसा निवासी वार्ड नंबर 2 गांव फतेहगढ़ चूरिया जिला गुरदासपुर पंजाब के रूप में हुई है। वहीं अभय कुमार 20 वर्षीय पुत्र अरुण कुमार निवासी मकान नंबर 886 गली नंबर 3 चमरंग रोड जिला अमृतसर पंजाब के रूप में हुई है। दोनों युवकों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इनके खिलाफ थाना घुमारवीं में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ कार्यवाही तेज कर दी है। एसपी बिलासपुर के नेतृत्व में जिले भर में चेकिंग, संभावित ठिकानों पर रेड और नाकाबंदी की जा रही है। पुलिस के उच्च अधिकारियों और विशेष टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। जिले में नशा विरोधी अभियान को नई गति दी गई है ताकि ऐसे नेटवर्क का पूरी तरह से सफाया किया जा सके। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि उन्हें अपने आसपास किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या नशा तस्करी की जानकारी मिलती है तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। रोडू विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चिड़गांव में एक दर्दनाक और शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां कथित रूप से जातीय भेदभाव के चलते एक 12 वर्षीय अनुसूचित जाति के बालक को गौशाला में बंद रखने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस अमानवीय घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। हिमाचल बहुजन महाशक्ति एकता समाज के प्रदेश संस्थापक करमचंद भाटिया ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे मानवता पर धब्बा करार दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं आज के समय में भी समाज के पर्याप्त जातीय सोच को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर अब तक प्रदेश के अनुसूचित जाति समाज के प्रमुख संगठनों द्वारा कोई ठोस आंदोलन या सार्वजनिक विरोध न करना बेहद निराशाजनक है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब किसी वर्ग के साथ इस तरह की क्रूरता होती है तो उनके हक की लड़ाई लड़ने वाला संगठन चुप क्यों है। करमचंद भाटिया ने राज्य सरकार से मांग की है कि इस घटना की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच करवाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। मैं करमचंद भाटिया, हिमाचल बहुजन महाशक्ति एकता समाज संस्थापक, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के जिला शिमला के तहत रोडू विधानसभा क्षेत्र के चिड़गांव के किसी ग्रामीण में अनुसूचित जाति समाज के एक बालक जो कि गौशाला में चला गया और वहाँ के 12 वर्षीय बालिक जो उसको गौशाला में बंद रखा, इसलिए बंद रखा गया कि अनुसूचित जाति समाज से संबंधित था। और जो घटनाएं समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सामने आई कि जिन लोगों की गौशाला में गया या जिन लोगों की गौशाला में आंगन में या कहीं गया, उन्होंने कहा इससे जो है ये उनकी गौशाला, उनके आंगन जो अछूत हो गए हैं, जिसको चलते गौशाला के सामान्य वर्ग के लोगों के द्वारा अनुसूचित जाति के 12 साल बालक के परिवार वालों को फ़ोन किया गया कि आप हमें बकरा दो, उसके बाद जो है हम आपके हमारा जो उसमें गंगा जल से या उससे धोया जाएगा, शुद्धि होगी। और उसके बाद जो बालिक जो गौशाला में बंद रखा, ये 16 और 17 तारीख की घटना है। और 16-17 तारीख की घटना है। और उसके बाद बालिक जो बाहर आया और उसकी जो 17 तारीख को जो हमने सुना कि मृत्यु हो गई, बहुत ही दुखद है, शर्मनाक है। सभ्य समाज के लिए जो ऐसी घटनाएं बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। जबकि हम हिमाचल प्रदेश में जात पात, छुआछूत, अस्पृश्यता, भेदभाव, दलित और स्वर्णों के झगड़े खत्म करने की सामान्य वर्गों की बात करते हैं,
लेकिन जिस तरह की घटनाएं रोडू में आई, शिमला संसदीय क्षेत्र में आई, और इसमें शिमला संसदीय क्षेत्र में जो सभी विधानसभा क्षेत्रों के जो विधायक है कोली समुदाय समाज से संबंधित है, अनुसूचित जाति समाज से संबंधित है, सांसद जो है अनुसूचित जाति समाज से संबंधित है, प्रदेश के 2 मंत्री यदविंदर गोमा जी और कर्नल धनीराम सैंडर जी कोली समाज से संबंधित है। लेकिन बड़े दुख और चिंता की बात है कि हमें तो इस घटना का बाद में मित्रों के माध्यम से पता लगा, क्योंकि हमारी भी थोड़ी एक व्यस्त लाइन होती है। जब हमने सोशल मीडिया में देखा, फिर उसकी गहन छानबीन और मंथन किया, चिंतन किया, तब हमें पता लगा। लेकिन बड़े दुख और चिंता की बात है कि हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति समाज से संबंधित जो संगठन है और शिमला संसदीय क्षेत्र में जो कोली समाज से संबंधित बहुत बड़ा संगठन है, प्रदेश के अपने आप को बहुत बड़े संगठन बोलते हैं और इनके जो इनके विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन इनको 16 और 17 तारीख को जब पता लगा इस घटना का, इन्हें अपने अपने जिला विधानसभा क्षेत्रों, ब्लॉक सभा क्षेत्रों में प्रदेश स्तर पर धरने, प्रदर्शन, रैलियों का आक्रोश और रोष रूप आयोजन करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। बहुत ही चिंता की बात है। समाज के संगठन किस लिए हैं, जबकि पूर्व भाजपा सरकार के शासन में जब कोली समाज समुदाय के द्वारा जो छोटी बिलायत में कुनिहार में जो है एक 10-15 लाख रुपया खर्च करके आयोजन किया गया। वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के शासन में रोडू में 10-15 लाख रुपया खर्च के वहाँ भी बहुत बड़ा कोली समाज का सम्मेलन किया गया, आयोजन किया गया। लेकिन जहाँ समुदाय के व्यक्ति की जो अनुसूचित जाति के 12 वर्षीय बल्कि की जो एक नादान बच्चा होता है उसकी जिस तरह की मृत्यु हुई, जिस तरह गौशाला में रखा, एक गंभीर ही चिंता और शर्म का विषय, दुर्भाग्य का विषय। और जो हमारे विभिन्न संगठनों के, सभाओं के, मंचों के, मोर्चों के पदाधिकारी हैं जो बंद कमरों में बैठकर आयोजन करते हैं, चावल दाल भात खाते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, मुख्य अतिथि बनकर जाते हैं, लेकिन ऐसे आंदोलनों में सड़कों पर खुद भी उतरने में, समाज को उतारने में जो पूरी तरह नाकाम रहे, इससे पता लगता है कि राजनीतिक दलों के ऐसे पदाधिकारी गुलाम हैं और ये हमारे समाज के लिए बहुत घातक है, बहुत चिंता की बात है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज फोरेंसिक निर्देशालय के तहत आने वाले 6 अत्याधुनिक मोबाइल फोरेंसिक वाहनों का उद्घाटन किया। हर वाहन की कीमत 65 लाख रुपए है और ये अपराध जांच में पुलिस को तेजी से मदद करेंगे। इस मौके पर उन्होंने अपने हालिया लंदन दौरे को लेकर सफाई दी और कहा कि यह पूरी तरह निजी था तथा इसमें एक भी सरकारी पैसा खर्च नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के विदेश दौरे पर उठे विवाद को बेबुनियाद बताया। सीमेंट के दामों को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है और जीएसटी से सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल का हुआ है। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज राज्य को कब मिलेगा। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है कि प्रदेश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और अगले कुछ महीनों तक पर्यटन और परिवहन निगमों के कर्मचारियों को वेतन मिलने में देरी हो सकती है। बावजूद इसके सरकार आपदा प्रभावितों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, आधुनिक तकनीक से लैस इन मोबाइल वैनों का आज शुभारंभ किया गया है हरी झंडी दिखाकर। जहाँ भी कोई घटना घटती है उस घटना की सही साक्ष्य एकत्रित किए जाए, उस दृष्टिकोण से ये मोबाइल फॉरेंसिक वैन जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कई बार क्लाइमेट चेंज के कारण डिजास्टर हो रहे हैं और उसमें कई लोगों की डेथ हो रही है, कई शव हमें दूर मिलते हैं। उस समय उनके डीएनए मोबाइल वैन के द्वारा हम जाकर चेक कर सकते हैं। इससे पहले ये होता था कि आप उनको लाएंगे और उसके बाद आप जुंदा उनको भेजेंगे, फिर पता लगेगा। इन मोबाइल वैनों का लेने का उद्देश्य है कि जहाँ भी घटना घटित हुई है वहीं से सैंपल को एकत्रित करके वहीं घटना की जानकारी को अपने पास लाने के बाद सही रूप से उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश हमारी सरकार की है। नई टेक्नोलॉजी हमने की है और निश्चित रूप से क्राइम करने वालों को इस फोरेंसिक लैब की जो घटनाएं घटित करते हैं क्राइम करने वाले, उसकी हमें तुरंत जानकारी प्राप्त होगी। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है वो तो मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन अगर मैं एक बेटी का पिता भी हूँ और पिता होने के नाते मेरा ये दायित्व भी बनता है कि जब बेटी अपनी योग्यता के आधार पर सिलेक्ट होती है और वो आगे पढ़ना चाहती है
तो जब उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मेरे साथ आपने चलना और मेरे एडमिशन्स करनी है, तो मैं उस संदर्भ में उनके साथ गया। वहाँ मैं अपनी पिता का फ़र्ज अर्ज कर रहा था, लेकिन मैं जब भी वहाँ समय रहा हिमाचल के हितों की मैं वहाँ बात करता रहा और चीफ सेक्रेटरी साहब और अन्य अधिकारियों से रोज़ मेरी बात होती रही और मंत्रीगणों से भी मेरी बात होती रही। और निश्चित रूप से एक दायित्व पिता का भी निभाना होता है और भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए थी और जितना राजनीतिक इसको टूल देंगे वो अच्छा। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी पर मैं क्या भाषण में क्या टिप्पणी करूं। मैं तो ये हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है। कभी वो टॉयलेट टैक्स की बात करते हैं, कभी वो हाई पे ग्रेड में कहीं ठीक हम करते हैं। तो जो चीज़ ध्यान में लाई जाती है प्रदेश के हित में करते हैं। हमारी सरकार को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने बांधा है, जब से हमने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी है, हम पर बार बार दबाव बनाया जा रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम को यूपीएस में बदलने के लिए भी। हमने उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भी अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी है। और ये भी कहना चाहता हूँ मैं कि इसके कारण हमारा जब 2023-24 में बजट प्रस्तुत किया तो 1600 करोड़ रुपया की जो बोरिंग थी वो बंद कर दी गई। यानी कि 3 साल हमारी सरकार को हो गए हैं, ओपीएस के कारण 4800 करोड़ रुपए के जो एडिशनल बोरिंग भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार को मिलती रही वो बंद कर दी गई है। हम फिर भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के हित में टस से मस नहीं हो रहे, लेकिन थोड़ी बहुत कई बार नोटिफिकेशंस के मामले में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको भी हम ठीक करते हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के हित में फैसले कर रही है और कुछ चेंजिंग आ रही है जिसके कारण कर्मचारी सोच रहे हैं कि उन्हें कहीं प्रमोशन में नुकसान आएगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में हम व्यापक सुधार कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र के स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी क्वालिटी एजुकेशन हो और जो विश्व की चुनौतियां और विश्व की चुनौतियों का सामना कर सके। इसलिए हम सरकारी स्कूलों में सीबीएसई स्कूल लगा रहे हैं, स्पेशल कैडर बना रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में हम बहुत ज़्यादा बदलाव कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में आपके 40% ऑक्यूपेंसी पर मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, तो आप कैसे हेल्थ का करेंगे? गाँव का गरीब किसान, बागवान, मजदूर, कोई भी परिवार का, आम परिवार का आदमी, कोई भी परिवार का आदमी जब हम मेडिकल कॉलेज में जाता तो इस आशा के साथ जाता है कि मेरा इलाज अच्छा होगा। मैं खुद देख रहा हूँ और 3 साल से आपकी 20-20 साल पुरानी मशीनों से कहाँ इलाज अच्छा होगा, फिर वो रेफ़र करवा लेता है पीजीआई के लिए। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। हमने अभी तीनों मेडिकल कॉलेज में MRI 3 टेस्ला जो एम्स में लगी है, उसमें IGMC में, चमियाना में, नेरचौक में, हमीरपुर में, टांडा में लगाने जा रहे हैं ताकि लोगों को सही समय पर अपनी बीमारी का पता लग सके।